The best business is the one which charges royalty on the growth of others. हाई इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज की। सो टुडे पीआई इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रोकेमिकल प्लेयर्स इन इंडिया विद अ मार्केट कैप ऑफ रफली 21,000 करोड़ एंड दिस हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ नियरली 60 to 70 ईयर्स। इतना कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो आज हमें जो 21,000 करोड़ मार्केट कैप दिखता है, दैट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ 70 ईयर्स। तो एक बार बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री फर्स्ट कि इंडस्ट्री में क्या क्या है, इंडस्ट्री का वैल्यू चेन क्या है, कि आज एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं एंड मोर ओवर पेस्टिसाइड क्या है, राइट। तो इंडस्ट्री का वैल्यू चेन कुछ ऐसा है। सो बेसिकली वी स्टार्ट विद अ रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल के साथ स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो आजकल जो हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड एम्बार्गो चल रहा है, तो उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो बेसिक रॉ मटेरियल, देन आफ्टर रॉ मटेरियल्स कम्स इंटरमीडिएट्स। रॉ मटेरियल में हम इंटरमीडिएट्स ऐड करते हैं, राइट। एंड देन इंटरमीडिएट्स के बाद टेक्निकल्स आते हैं। टेक्निकल माने एआई, दैट इज योर बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे दवाई में हमारा एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वैसे ही हमारा पेस्टिसाइड में एआई होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट ही आपका जो इंसेक्ट या फिर जो आपके फंगस को मारने का काम करता है, जो वीड्स होती हैं, दैट इज योर एक्टिव इंग्रेडिएंट, राइट। देन आफ्टर एक्टिव इंग्रेडिएंट कम्स फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशन हम जो देखते हैं, जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या तो पाउडर फॉर्म में होता है पेस्टिसाइड के केस में। एंड देन आफ्टर फॉर्मुलेशन वी कम टू द डिस्ट्रीब्यूटर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट गोज टू द रिटेलर एंड देन फ्रॉम द रिटेलर द प्रोडक्ट गोज टू द फार्मर। So this is the value chain of the pesticide industry, and moreover today in India close to 40 to 45% land is only under irrigation. 50 to 55% land आज भी irrigation में नहीं है, and agriculture still employs one of the largest employers of the country. 50 to 54% of the population depends upon agriculture. We are still an agrarian economy in terms of employment, right? तो प्रॉब्लम क्या है कि फार्मर्स को क्रॉप प्रोटेक्शन पे काफ़ी पैसा खर्चना पड़ता है, बिकॉज रीजन बीइंग कि इंसेक्टिसाइड या अगर कोई इंसेक्ट लग जाए या फंगस लग जाए तो उससे क्रॉप खराब हो जाती है। तो दिस इज वाई द नीड ऑफ पेस्टिसाइड्स अराइजेस। अब पेस्टिसाइड के अंदर 3 या 4 किस्म के पेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं। एक आपका इंसेक्टिसाइड होता है, एक आपके हर्बिसाइड होते हैं, एक आपके फंगिसाइड होते हैं, और आजकल एक जो न्यू किस्म के पेस्टिसाइड आ रहे हैं, दे आर नोन एज बायो पेस्टिसाइड, राइट। So this is what the entire industry looks like. But moreover, one important thing to notice is that industry is really fragmented in nature. यहाँ पे कोई एक प्लेयर नहीं है जिसके पास 30-40% मार्केट शेयर है। यहाँ पे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, एंड आई थिंक सो बिगेस्ट प्लेयर के पास सिर्फ 7 या 8% मार्केट शेयर ही होएगा। Whereas PI is the third largest domestic player. PI mainly focuses on the export business. तो अब हम PI के बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। तो PI के पास 2 बिजनेसेस हैं, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और एक डोमेस्टिक बिजनेस है। तो इस टॉक में हम पहले जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसकी बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में PI क्या करता है, इट इज ट्रूली वन ऑफ द डिफरेंशिएटेड बिजनेसेस इन इंडिया जो इनका एक्सपोर्ट यूनिट करता है, एंड वेरी फ्यू बिजनेसेस हैव डन दिस इन इंडिया। आई थिंक फार्मास्यूटिकल में दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ कंपनी नोन एज डीवीज लेबोरेटरीज, जिसका थोड़ा सिमिलर बिजनेस मॉडल है, बट वो फार्मा के अंदर है, राइट। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में PI डज कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग। अब CSM क्या होता है बेसिकली कि जो ग्लोबल R&D करते हैं प्लेयर्स, जैसे जो ग्लोबल इनोवेटर्स हैं, जैसे काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा BASF का, बेयर्स का, मॉन्सेंटो का। तो ये लोग ग्लोबल इनोवेशन कंपनीज है। सिंजेंटा भी इसके अंदर आती है, कुमियाई केमिकल्स भी आती है। सो व्हाट दीज गाइज डू कि ये लोग डिस्कवरी करते हैं। किस चीज़ की डिस्कवरी करते हैं? मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करते हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू किस्म की बीमारियां आ रही हैं, प्लांट्स में भी न्यू किस्म के इंसेक्ट्स भी लग रहे हैं या पेस्ट भी लग रहे हैं। तो इन सब के साथ टैकल करने के लिए आपको R&D में स्पेंड करना पड़ता है, राइट। तो दीज ग्लोबल इनोवेटर्स हैव बीन स्पेंडिंग इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दे मेक इनोवेटर मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल को बनाने का खर्चा इज क्लोज टू $286 मिलियन, माने 1500 से 2000 करोड़ के बीच में लगते हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने में। क्योंकि ये इतना खर्चा कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, एंड में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये PI जैसे प्लेयर्स को आउटसोर्स कर रहे हैं कि गाइज वी विल मेक द मॉलिक्यूल, आप लोग अपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हमें प्रोवाइड करो। दिस इज व्हाट ग्लोबल इनोवेटर्स डू।
तो पीआई इंडस्ट्रीज इस प्रोसेस में कहाँ आते हैं? पीआई इंडस्ट्रीज ग्लोबल इनोवेटर्स को कहते हैं. बिफोर आई टॉक अबाउट पीआई इंडस्ट्रीज एंड ग्लोबल इनोवेटर मॉडल, टुडे पीआई इंडस्ट्रीज हैज क्लोज टू 18 global innovator as its customers, and out of 18 तो इनके customers ही हैं, and most of them have been since 1996 to 1997 have been PI Industries customers, right? तो PI Industries इनको क्या services offer करता है? Process research की, manufacturing की और scale up की, कि आप अपना molecule बनाओ, ठीक है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम लोग करेंगे, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसको कैसे स्केल अप करना है, बिकॉज इन लोगों का जब R&D होकर मॉलिक्यूल बनता है तो वो बहुत वॉलेटाइल होता है, राइट? तो उसका जो प्रोसेस है स्केल अप का वो भी पीआई इंडस्ट्रीज इनको ऑफर करता है, एंड मोर ओवर जो एंड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग है वो भी पीआई इंडस्ट्रीज कर रहा है. तो इट इज अ रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट, बिकॉज कौन अपना 1400-1500 से 2000 करोड़ खर्च किया मॉलिक्यूल आपको देगा, राइट? दिस इज व्हाट पीआई इंडस्ट्री का कंपेटिटिव एडवांटेज यही है कि इट्स अ रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट. एंड हाउ डिड दिस हैपन? मेजरली दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ टू रीजंस. So PI Industries in beginning was an oil trading company in 1946, and after 46 in 60s and 70s they entered agriculture. But the major development in the company happened in 1990s. In 1990s they entered two new business verticals. One was of CSM, the other one was of polymer compounding. तो CSM बिजनेस था उनका कस्टमर सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग है, और सेकंड पॉलीमर कंपाउंडिंग का बिजनेस था, दैट वाज अ सिक्लिकल बिजनेस. So in 2005, a very big change happened in the company. Two very big changes in 2000s. First big change was कि India became a participatory of TRIPS. अब TRIPS क्या है? TRIPS basically World Trade Organization का intellectual protection rights था. तो intellectual protection के अंदर या patent protection के अंदर इंडिया 2005 में इंडिया ने अपना regime change कर दिया और इंडिया TRIPS का पार्ट बन गया, जिसकी वजह से इंडिया को यहाँ पे ग्लोबल पेटेंट लॉज इन्फोर्स करने पड़ गए, राइट? एंड 2008 में क्या हुआ था? मयंक सिंघल, who is the son of SS Singhal, became the MD of the company. तो मयंक सिंघल, as soon as he came in the company, he said कि we will only focus on the export business, क्योंकि बाकी सारे बिजनेस में एलिमेंट ऑफ सिक्लिकलिटी था. एंड मोर ओवर 96 में जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था तो इनको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलते थे, क्योंकि जो ग्लोबल इनोवेटर्स हैं जिनकी हमने बात करी MNCs की, दे हैड अ ट्रस्ट डेफिसिट कि इनको हम कैसे दे सकते हैं अपना मॉलिक्यूल, क्योंकि इस कंट्री के अंदर तो कुछ पेटेंट प्रोटेक्शन नाम की चीज़ ही नहीं है. तो ये ना हो कि अपना ही रिवर्स इंजीनियर करके फॉर्मुलेशन बना के यहाँ पे ना बेच दें. तो 2005 का डेवलपमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट था, 2008 का भी इसलिए इंपॉर्टेंट था. Then after 2008, in 2010, like Mayank Singhal, he sold off the polymer compounding business, and all the focus of the company was on the export business, that is the CSM business, right? So this is what the CSM business is, what PI Industries does, and this is what the culture of trust they've built. Intellectual property right protection में आपका पूरा culture of trust है, and इस business में entry barriers भी बहुत बड़े हैं. कोई और प्लेयर आज क्यों नहीं आ सकता पीआई की जगह? क्योंकि अगर आप एक मॉलिक्यूल पीआई इंडस्ट्रीज के साथ कमर्शियलाइज कर लेते हैं तो आपको पीआई के साथ ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि पीआई ने आपका प्रोसेस बनाया, पीआई ने उसको उस मॉलिक्यूल को स्केल अप करा लैब्स में, एंड उसका आपका मैन्युफैक्चरिंग भी वही कर रहा है. एंड मोर ओवर एक एग्जिट बैरियर बहुत बड़ा क्या है कि अगर आप ग्लोबल इनोवेटर हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इनके पास अगर सिंजेंटा आते हैं, राइट? अगर सिंजेंटा इज अ ग्लोबल इनोवेटर कंपनी, तो जब वो मॉलिक्यूल की रजिस्ट्रेशन कराते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो उसको पीआई इंडस्ट्रीज का नाम लिखवाना पड़ेगा उसके अंदर कि पीआई इंडस्ट्रीज इज अ मैन्युफैक्चरर. तो वो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑल्सो एक्ट्स एज एन एग्जिट बैरियर, क्योंकि आप पीआई इंडस्ट्रीज को चेंज करते हैं अपना एज अ वेंडर, तो आपको पूरा री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, विच एक्चुअली एक्ट्स लाइक ए एग्जिट बैरियर. So this is what PI has built, and in last 8 years, from 2012 to 2020, as we all can see, the revenues of this business have grown from 394 crores to somewhere close to 2250 crores, right? So this is what the export business has grown like. And moreover, export business mein they compete with players like Lonza, right? Then there is a DSM, and these are the players they compete with. And the best thing about the business in export business is कि competition भी बहुत limited है. एक मॉलिक्यूल के लिए ग्लोबल इनोवेटर सिर्फ 2 ही सप्लायर्स सेलेक्ट करता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीआई सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में जाता है यहाँ पे 1 या 2 सप्लायर से ज़्यादा ना हो. सो गाइस, दिस इज व्हाट द एक्सपोर्ट बिजनेस इज. तो जो उनका अब डोमेस्टिक बिजनेस है उसकी बात करते हैं. अब डोमेस्टिक बिजनेस में क्या दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है. So to compete against the fragmented industry, what PI Industries has done कि they have followed a unique strategy in the domestic business as well. So they follow 3 strategies.
So the first strategy is they in-license the molecule. तो माने अगर आपका जो CSM में आप मॉलिक्यूल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके दे रहे हो अपने इनोवेटर कंपनीज को, तो आप क्या कर सकते हो, अगर उनके लिए कोई इनोवेटिव मॉलिक्यूल बना रहे हो जो फर्स्ट टाइम बन रहा है राइट वर्ल्ड में, तो आप कह सकते हो कि सर ये वाला मॉलिक्यूल हमें अच्छा लग रहा है और ये इंडिया में भी हम मार्केट कर सकते हैं आपके लिए. ऑलरेडी वी हैव अ distribution setup in place, like we have close to 84 to 85,000 retailers, 10,000 touch points, and पूरा centrally SAP से connected system है. तो what you have to do is you just give us your molecule, we'll just manufacture it according to the Indian needs, and India में हम उसको पूरा distribute कर देंगे. So this is the in licensing strategy. तो in licensing strategy में they had a product by the name of Nomini Gold, which is basically scientific name is Bicibriac sodium. तो ये क्या था, ये आपका राइस जो राइस का हर्बिसाइड है ये था, एंड ये इतना फेमस प्रोडक्ट हो गया इनका लास्ट 10 ईयर्स में कि क्लोज टू 35 to 40% ऑफ द डोमेस्टिक सेल्स वर कमिंग फ्रॉम नॉमिनी गोल्ड. बट अगेन डोमेस्टिक बिजनेस इज फ्रॉट विद रिस्क. जब हम रिस्क की बात करेंगे उसमें हम देखेंगे इनके प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ था, राइट. तो सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है डोमेस्टिक बिजनेस में, सेकंड स्ट्रैटेजी इज ऑफ जॉइंट वेंचर्स, राइट. जॉइंट वेंचर्स और को मार्केटिंग. तो को मार्केटिंग में क्या करते हैं, जैसे इन्होंने नॉमिनी गोल्ड को इन्होंने क्यूमियाई केमिकल से इन लाइसेंस कर लिया था, तो सिमिलरली इन्होंने वो नॉमिनी गोल्ड आगे जो दूसरी MNCs इंडिया में ऑलरेडी बिजनेस कर रही है उनको को मार्केटिंग के लिए दे दिया, राइट. सो दिस इज द को मार्केटिंग बिट. एंड थर्ड वन इज दे एडवर्टाइज एंड दे क्रिएट देयर ओन ब्रांडेड जेनेरिक्स. तो ब्रांडेड जेनेरिक बिजनेस है जो इनका, जिसमें कोई एंट्री बैरियर इतना है नहीं, तो ये अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू मार्केटिंग स्पेंड एंड ऑल, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप ऑलरेडी प्लेस में है, एंड दे आर द थर्ड लार्जेस्ट लाइक द पेस्टिसाइड प्लेयर इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स. अब डोमेस्टिक बिजनेस इज अ सिक्लिकल बिजनेस, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस में हमने जैसे बिगिनिंग में बात करी थी 40 to 45% आज भी लैंड इरिगेशन के अंदर नहीं है. तो इस वजह से सिक्लिकलिटी का एलिमेंट बहुत है कि जितना मानसून अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका फॉर्मुलेशन और एग्रोकेमिकल की सेल होगी, जितना मानसून गंदा रहेगा उतना ही फॉर्मुलेशन और एग्रोकेमिकल की सेल गंदी होगी. And moreover, what happens in the domestic business is कि another factor in play is the food prices. अगर फूड प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं, अगर फार्मर को फूड प्राइसेस काफ़ी बेनिफिट कर रहे हैं, तो दे जस्ट बाय मोर एग्रोकेमिकल्स टू इंक्रीज द प्लांटेशन. अगर फूड प्राइसेस ही बहुत गंदे हैं तो समटाइम्स दे कट बैक ऑन प्रोडक्शन एज वेल. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डोमेस्टिक बिजनेस, बिकॉज डोमेस्टिक बिजनेस इज अ सिक्लिकल बिजनेस. सो टुडे व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ PI इंडस्ट्रीज. तो एज वी टॉक्ड अबाउट इट कि PI इंडस्ट्रीज इज अ विन-विन बिजनेस इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, एंड डोमेस्टिक में दे हैव दिस लाइक बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज. अब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं. तो पहली अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर मैं इनकी ऑर्डर बुक देखूं तो इनके पास कंफर्म्ड ऑर्डर्स आते हैं. दे वर्क ऑन टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि यहाँ तो आप लाइक जो आपने ऑर्डर दिया है यहाँ तो आप ले लो, और अदरवाइज यू हैव टू कंपनसेट अस फॉर दी ऑर्डर्स विच यू हैवंट टेकन. एंड दी ऑर्डर बुक इज एग्जीक्यूटेबल इन द नेक्स्ट 4 to 6 years. जो भी इनको ऑर्डर मिलते हैं, जैसे अभी इनकी ऑर्डर बुक कुछ $1.5 billion की है, तो इट इज टोटली एग्जीक्यूटेबल इन नेक्स्ट 4 to 6 years, राइट. एंड मोर ओवर अगर इनका केपेक्स देखें तो राइट नाउ PI इंडस्ट्रीज हैज डन अ केपेक्स ऑफ 635 crores in FY20, along with they have done an acquisition of 335 crores, 345 crores. तो कुछ 1000 crore के आसपास का रफली इन्होंने केपेक्स कराए, दैट इज अ कैपेसिटी एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक इन हैंड है, इनको बस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करना है. एंड सेकेंडली FY21 में माने अगले साल इनका कुछ 600 crore का केपेक्स एक और प्लान है. तो अगर हम देखें तो इनका टोटल केपेक्स कितना प्लान है, 1000 crore का इस साल कर लिया, एंड अगले साल 600 crore का और है, तो 1600 crores का लाइक रफली केपेक्स है. एंड अगर हम इस केपेक्स पे 1.5 या 2x एसिड टर्न्स ले लें, राइट. एसिड टर्न माने कि अगर मैं ₹1 का केपेक्स करता हूँ तो उसमें मैं कितने लाइक अगर मैं ₹1 का एसेट लगाता हूँ तो उसमें मैं कितने रुपए की सेल करता हूँ. तो बेसिकली इफ दे आर डूइंग अ केपेक्स ऑफ 1600 crores एंड राइट नाउ द रेवेन्यूज आर क्लोज टू 3300 crores, तो अगर 1600 crore का केपेक्स करूँ और उस पर 1.5 या 2x का एसिड टर्न हो गया, तो बेसिकली योर रेवेन्यूज कैन गो अप बाय 2400 to 3200 crores के बीच में, राइट. एंड सो बेसिकली रेवेन्यूज कैन easily double in next 2 to 3 years given the pipeline they have. Currently they have close to 25 molecules which they are supplying to the global MNCs, and they're planning to launch 4 to 5 new molecules in next 1 to 2 years, right. So this is the opportunity today, and another source of opportunity is the chemical shutdown going on in China. तो ग्लोबल MNCs क्या कर रही हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ वायबल ऑल्टरनेटिव. वायबल ऑल्टरनेटिव क्या है कि चाइना में उनका क्योंकि सप्लाई चेन इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और डिपेंडेंट हो गया था कि अगर उस कंट्री में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो वो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला देती थी.
तो इंडिया हैज़ बीन स्लोली गेनिंग मार्केट शेयर इन द ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री. तो पीआई इंडस्ट्रीज इज अ सिमिलर बेनिफिशियरी ऑफ दैट ट्रेंड, राइट? So this is the second source of opportunity. And the third source of opportunity again is that PI industry is going to enter pharmaceutical and electric chemical and other niche chemical intermediate manufacturing. तो यहाँ पे क्या है कि आज पीआई इंडस्ट्रीज का 5% मार्केट शेयर ऑलरेडी हो चुका है ग्लोबल सीएसएम बिजनेस में एग्रोकेमिकल के. तो जब ये फार्मास्यूटिकल, स्पेशलिटी केमिकल और इलेक्ट्रिक केमिकल के मार्केट को एंटर कर रही है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ग्लोबल सीएसएम जो एग्रोकेमिकल का कर रहे हैं, अगर उसमें पूरा मार्केट $5 बिलियन का है, तो ये वाला मार्केट कुछ $40 बिलियन का है. तो पीआई इंडस्ट्रीज इज एक्टिवली वर्किंग टू 8x द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी. अगर 8x साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया और यहाँ पे असली में एग्जीक्यूशन हो सकता है, बिकॉज द कंपनी इज एक्चुअली इन द मिड्स ऑफ डूइंग अ QIP, मतलब QIP के लिए परमिशन ले चुके हैं. कुछ 2000 करोड़ का ये QIP कर रहे हैं. QIP इज बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, माने एक्विटी रेज कर रहे हैं 2000 करोड़ का इस बिजनेस में लगाने के लिए. तो शायद से एक्विजिशन हो सकता है या फिर शायद से कोई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर सकते हैं. आई थिंक रिसेंटली इन्होंने एक टेक्नोलॉजी एक्वायर करी भी है इसके लिए. तो यहाँ पे भी एक अच्छा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बन सकता है पीआई इंडस्ट्रीज के लिए. तो यहाँ पे एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन करूंगा. चाइना में एक कंपनी है लियाने कॉर्पोरेशन करके, लियाने केमिकल्स करके. तो वो भी पहले सिर्फ एग्रोकेमिकल का सीएसएम करती थी. तो एग्रोकेमिकल के सीएसएम से वो धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल के सीएसएम के अंदर आ गई और नीश केमिकल के सीएसएम के अंदर आ गई. एंड दैट कंपनी इज बिगर देन पीआई इंडस्ट्रीज टुडे. So PI Industries is actively working on increasing the size of opportunity. So this is another source of trigger for the company. And domestic business mein, they are also launching another new product by the name of Okira. And this Okira product is इसका chemical name is pyroxasulfone. So this is basically a herbicide for the wheat. Across the world इस product का बहुत अच्छा review है. So this product can actually grow the domestic revenues very rapidly if this product succeeds in India. Because across the world, this product has actually grown very rapidly, right? And guys, this is the source of opportunities that are there in the PI. Now let's talk about the sources of risk, because every business has a certain risk. एक बड़ी risk की बात करते हैं इस business के अंदर क्या क्या है. So first source of risk is product concentration. तो इनका जो CSM बिजनेस है उसमें 6 to 7 मॉलिक्यूल्स ही इनका 70 to 80% ऑफ सेल्स है. तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है अलॉन्ग विद क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि 7 to 8 मॉलिक्यूल्स आप सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को दे रहे हो, राइट? सेकेंड चीज़ है जो डोमेस्टिक बिजनेस है, दैट इज अ सिक्लिकल बिजनेस, प्योरली सिक्लिकल बिजनेस. जैसे हम इनके रेवेन्यूज देख सकते हैं, तो इनके रेवेन्यूज हैव बीन लंपी इन द डोमेस्टिक बिजनेस. इनका रेवेन्यू कोई इतना फास्ट ग्रो नहीं करा, तो रेवेन्यू मोस्टली हैव बीन लंपी बिकॉज इट्स अ सिक्लिकल बिजनेस. थर्ड रिस्क इज द प्रोडक्ट्स गोइंग ऑफ पेटेंट. तो जैसे हमने नॉमिनी गोल्ड की बात करी थी, जो इनका इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट था, तो वो जब ऑफ पेटेंट गया इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, तो व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट कि 30 न्यू प्लेयर्स एंटर्ड दैट प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया नॉमिनी गोल्ड में. टू मिटिगेट द रिस्क कंपनी क्या कर रही है, 3 to 4 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है हर साल, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फ्रेशन अप करने की ट्राई कर रही है. फोर्थ सोर्स ऑफ रिस्क जो कंपनी ने आई थिंक सो सक्सेसफुली मिटिगेट कर लिया है अब काफ़ी हद तक, इज द सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना. जैसे बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में हमने बात करी थी कि रॉ मटेरियल मोस्ट ऑफ इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. तो पीआई इंडस्ट्रीज का कुछ 32 to 35% ऑफ रॉ मटेरियल वॉज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. एंड कभी कभी अगर वो रॉ मटेरियल चाइना में नहीं मिलता था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी. तो व्हाट पीआई हैज डन कि उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, एंड पीआई इंडस्ट्रीज ने लोकल सोर्सेज ऑफ सप्लायर्स भी ढूंढ लिया रॉ मटेरियल के लिए. तो इनका जो अब चाइनीज डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए, दैट इज क्लोज टू सिंगल डिजिट्स, माने 6 to 7% के आसपास ही रह गए हैं. तो इस रिस्क को भी इन्होंने मिटिगेट कर लिया. बट लास्ट रिस्क विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिस्क इज द डेफरमेंट ऑफ सप्लाईज. तो 2016 to 2018 के बीच में क्या हुआ था, जो हम ग्लोबल MNCs की बात कर रहे हैं, जो पीआई के कस्टमर्स हैं, व्हाट हैपेंड वाज कि इनके अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन चल रहा था. एंड 2016 to 2018 में ग्लोबली एग्रीकल्चर वाज गोइंग थ्रू अ डाउन साइकिल. तो इस वजह से क्या हुआ, डिस्पाइट हैविंग कंफर्म्ड ऑर्डर्स ऑफ $1.1 billion to $1.3 billion की ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंफर्म्ड थी, फिर भी पीआई इंडस्ट्रीज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कस्टमर्स ने सप्लाई परचेजेस ही डेफर कर दी. उन्होंने बोला हम आपसे इस साल नहीं अगले साल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर काफ़ी ज़्यादा है. तो हम 5 फोर्सेस एनालिसिस में देखें तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर काफ़ी है, पर क्योंकि विन विन रिलेशन है. बट एज सून एज द इंडस्ट्री पिकड अप, पीआई का भी रेवेन्यू ग्रोथ अगेन पिकड अप इन द CSM बिजनेस टू 15 to 20%. एंड
when we talk about valuations, we'll talk ki why is it a very unique and differentiated business model in current environment. Valuation. तो एक बार हम power of compounding देखते हैं कि why compounding is truly the eighth wonder of the world. तो last 73 years of existence में, last 74 years of existence में, PI Industries has been able to achieve a revenue of 3,300 crores plus, right? But in the next 2 to 3 years, what can potentially happen is that revenues from here can double. And revenues कौन से business में double होंगे? The higher margin business, which is the CSM business. So power of compounding is such कि आप पिछले 74 years का work आप next 3 years में करने वाले हैं. And moreover, the company has been actively working on expanding the size of opportunity. अगर आपका जमीन में देखते हैं एग्रोकेमिकल का जो मार्केट साइज $5 बिलियन का है CSM का, अगर फार्मा में वो सेम मार्केट साइज इज क्लोज टू $40 बिलियन. तो ये इनके लिए साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग DCF तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो डिस्काउंट रेट्स और एक तो आपका कैश फ्लो, राइट. तो आज एनालिस्ट गलत कहाँ पे होते हैं? जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी सबकी गलती कहाँ पे होती है वैल्यूएशंस में, कि जो हम कैश फ्लो की ग्रोथ है कभी भी हम अज्यूम नहीं कर पाते कि कितनी आ सकती है. एंड कैश फ्लो की जो ग्रोथ है लंबे समय में मार्केट साइज पे और मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है. इफ द कंपनी इज एबल टू execute and is able to achieve success in the pharmaceutical side of the business, so what can potentially happen is that these valuations would start looking cheap at certain point, but that is up to the viewer to decide ki whether this is a business which he wants to buy or not, because our purpose is only to educate you. Do hit the like button guys, and if you have any such suggestions